अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हम बात करेंगे टॉपिक टॉर्क। लास्ट लेक्चर में आपने टॉर्क के बारे में बहुत कुछ सुना समझा। आज रिमेनिंग पार्ट ऑफ टॉर्क जितना आपको पहले बताया उसी तरतीब से याद करने के बाद बाकी यहाँ से बेटा आपने लिखना है। टॉर्क की एक और डेफिनेशन, पिछले लेक्चर में 4 डेफिनेशन बताई, अब ये 5वीं मैथमेटिकल डेफिनेशन। टॉर्क क्या है? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। टॉर्क क्या है? एक वेक्टर प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर के दरमियान। एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर है और एक फोर्स एफ है। पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसे हम नाम देंगे टॉर्क का। टॉर्क का फार्मूला है टा इक्वल आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या है? एक क्रॉस प्रोडक्ट है किसके दरमियान? पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ के दरमियान। अब बेटा सवाल ये है कि मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा? मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा? मैं डॉट प्रोडक्ट भी तो कह सकता था ना। कि टॉर्क की ये जो 5वीं डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, टॉर्क क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है। ये वेक्टर प्रोडक्ट किसके दरमियान है? पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ के दरमियान। पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ के दरमियान, आर और एफ के दरमियान ये क्रॉस प्रोडक्ट है टॉर्क। वजह ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा, अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ जी बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर आपको फार्मूला याद हो तो क्या था? पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्रॉस के लिए क्या आता था? साइन थीटा और फिर आगे एन हेड, ऐसे ही था ना। अब यहाँ साइन थीटा डॉट में हमेशा आता था कॉस थीटा, साइन थीटा आता है क्रॉस में, क्रॉस के लिए हमेशा आता है साइन थीटा। अब ए पहले ए की मैग्नीट्यूड, फिर बी की मैग्नीट्यूड, क्रॉस के लिए साइन थीटा, फिर एन हेड। याद है ना क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला? हाँ जी। अब ज़रा गौर करें, ये है टा इक्वल आर क्रॉस एफ। तो पहले बेटा आर मैग्नीट्यूड पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आर के ऊपर एरो है तो पोजीशन वेक्टर, अगर अकेला आर मैग्नीट्यूड तो फिर ये मोमेंट आर। पहले आर की मैग्नीट्यूड, एफ की मैग्नीट्यूड, क्रॉस के लिए साइन थीटा और फिर एन हेड। पहले आर की मैग्नीट्यूड, फिर एफ की मैग्नीट्यूड, क्रॉस के लिए साइन थीटा, एन हेड, एन यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा आप प्रूफ कर चुके हो। ये टॉर्क की क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड। टॉर्क की मैग्नीट्यूड और एन हेड यूनिट वेक्टर, ये आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन। ये आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन। टॉर्क की मैग्नीट्यूड हो गई आर एफ साइन थीटा। और अगर आप गौर से देखें तो जो हमारा लास्ट लेक्चर, पिछला लेक्चर था, उसमें आखिरी बात जहां टॉपिक मुकम्मल किया वहां हमने टॉर्क की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आर एफ साइन थीटा प्रूफ किया था। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड है आर एफ साइन थीटा। अब आप मुझे बताओ बेटा, साइन थीटा डॉट में आता है या क्रॉस में आता है? हाँ जी, जो बच्चा सही जवाब देगा उसके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं, क्लियर हैं। हाँ जी, आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा हमेशा किस फैमिली में है? क्रॉस में। इसलिए हमने लिखा कि टॉर्क क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है,
क्योंकि पिछले लेक्चर में आखिरी बात मैंने ये प्रूफ किया टॉर्क की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आर एफ साइन थीटा, और हम आपको याद होगा बताया था, साबित किया। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा, साइन किसकी फैमिली से है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए इस 5वीं तारीफ में हमने लिखा कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर के दरमियान, पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ के दरमियान, आर क्रॉस एफ। तो फार्मूला बन गया इसी को फॉलो करते हुए आर क्रॉस एफ, पहले आर की मैग्नीट्यूड फिर एफ की मैग्नीट्यूड क्रॉस साइन थीटा एन हेड। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड हो गई आर एफ साइन थीटा एन हेड डायरेक्शन। अब गौर करें, टॉर्क की मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कौन करता है, एन हेड। बताया ना, टॉर्क की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एन हेड, यूनिट वेक्टर। और ये डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस पर, प्लेन पर। प्लेन कॉन्टेनिंग बनाएगा कौन, आर और एफ। अगर आपको पिछले वीक का बेटा अगर वेक्टर प्रोडक्ट टॉपिक याद हो, जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में एन हेड आएगा, एन हेड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमें बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस पर, प्लेन पर। प्लेन कौन बनाएगा, आर और एफ। एन हेड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमें बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर किस पर, प्लेन पर। और ये वाजे किया था कि किस तरह आर और एफ प्लेन बनाएगा, क्या वो एक्स वाई प्लेन, अगर आर और एफ मिलकर एक्स वाई प्लेन बनाएगा तो एन हेड होगा अलोंग जेड एक्सिस, याद है ना। और फिर एक ये भी सिखाया था, क्रॉस प्रोडक्ट जहां भी होगा डायरेक्शन के लिए बेटा कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। तो आप चाहें तो राइट हैंड रूल की बदौलत भी टॉर्क की डायरेक्शन को हासिल कर सकते हो। टॉर्क की डायरेक्शन के लिए, क्योंकि टॉर्क वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक या एन हेड डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर किस पर, परपेंडिकुलर प्लेन पर। प्लेन कौन बनाएगा, आर और एफ। दो वेक्टर पहले दो वेक्टर डिसाइड करेंगे, दो वेक्टर पहले बनाएंगे प्लेन, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा एन हेड। अगर ये आर और एफ एक्स वाई प्लेन बनाएं तो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होता है जेड, तो एन हेड अलोंग जेड एक्सिस। डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। फिर आगे आप टॉर्क का एसआई यूनिट टॉर्क का है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। आप फार्मूले में देख लेना टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, आर एफ। अब देखिए बेटा, आर के ऊपर एरो नहीं, मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड, तो ये आर है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म का यूनिट हो गया मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट टॉर्क का न्यूटन मीटर। अब आप डायमेंशंस लिखें, पहले चैप्टर में आपको डायमेंशन सिखाई, अब प्रैक्टिस के लिए ये सारी पुरानी बातें हैं। टाई इक्वल आर एफ, एफ की जगह अप्लाई करो न्यूटन सेकेंड लॉ एम में। अब आर एम ए, इन सब की डायमेंशंस लिखें। आर मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ है, तो इसकी जगह लेंथ एल। मैस की डायमेंशन कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की एल टी -2। इन सब को इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में रीअरेंज करें तो टॉर्क की डायमेंशन हो गई एम एल स्केयर टी -2, एम एल स्केयर टी -2। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। टॉर्क की डायमेंशन, अगर आपको डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एम एल स्केयर टी पावर -2।
डायमेंशन के बाद अब हम आते हैं बेटा, दो तरह के टॉर्क होते हैं। एक टॉर्क कहलाता है पॉजिटिव टॉर्क और एक नेगेटिव टॉर्क। टॉर्क से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो तरह के टॉर्क हैं, एक पॉजिटिव टॉर्क और एक नेगेटिव टॉर्क। एहतियात से सुने देखें। द टॉर्क विच रोटेट द रॉड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, वो टॉर्क विच रोटेट द रॉड, वो टॉर्क जो रॉड को रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा टॉर्क कहलाएगा पॉजिटिव टॉर्क। अगर आपका रॉड, ये रॉड देख रहे हैं डायग्राम में, अगर बेटा ये रॉड रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज तो ये टॉर्क कहलाएगा पॉजिटिव टॉर्क। याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज देखें ना, ये आप गौर करें ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये और से देखें ज़रा, डायग्राम में आपने रॉड पर कुछ इस तरह से फोर्स लगाई कि ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये रॉड रोटेट करे, ये देखें ना, ये मैं एक क्लॉक बना देता हूँ, ये हो गया 12, 3, 6 और ये 9, ये क्लॉक है। अब ज़रा गौर करें, अगर ये रॉड रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, ये यूं, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव। इसी तरह नेगेटिव टॉर्क क्या है? द टॉर्क, वो टॉर्क विच रोटेट द रॉड, जो रॉड को रोटेट करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कंसीडर्ड नेगेटिव टॉर्क। अगर आप रॉड पर फोर्स लगाएं और ये रॉड रोटेट करे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव। ये 12, 3, 6 और ये 9। अब अगर रोटेशन यूं हो इस जानिब, ये क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन, अगर रॉड रोटेट करे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव। टॉर्क पॉजिटिव भी होता है, टॉर्क नेगेटिव भी। याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव। इन्हें कहते हैं कन्वेंशंस, असूल दस्तूर कायम कर दिए हैं। साइंटिस्ट ने ये रूल कायम कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव। अब आपको डिफरेंस बताते हैं टॉर्क और फोर्स के दरमियान। टॉर्क भी फोर्स है, टॉर्क भी फोर्स है और फोर्स भी फोर्स है। तो टॉर्क और फोर्स में फ़र्क क्या है बेटा? ये बहुत अहम पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में आखिरी पैराग्राफ बच्चों को इस टॉपिक का समझ ही नहीं आता। 37 पेज पर आखिरी पैराग्राफ, आखिरी 6 लाइनें, तवज्जो से सुने ताकि टॉर्क का आखिरी पैराग्राफ आपको क्लियर हो। टॉर्क और फोर्स में फ़र्क बयान करें, टॉर्क और फोर्स में फ़र्क। पहला फ़र्क, पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, प्रूफ किए हैं। टॉर्क इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ द फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। टॉर्क क्या है? ये काउंटर पार्ट है फोर्स का। फोर्स का ये वो कंपोनेंट है, काउंटर पार्ट है। टॉर्क क्या है? फोर्स का ये काउंटर पार्ट है। काउंटर एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। जी, टॉर्क क्या है? काउंटर पार्ट है फोर्स का फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, यानी वो फोर्स जो बॉडी में रोटेशनल मोशन लाए, एंगुलर मोशन लाए, वो फोर्स टॉर्क है। याद रखना, हर फोर्स टॉर्क नहीं होती, हर फोर्स टॉर्क नहीं होती। टॉर्क क्या है? वो फोर्स है जो बॉडी में कौन सी मोशन लाए? रोटेशनल मोशन, सर्कुलर, एंगुलर मोशन। फिर लिखा है रोल ऑफ टॉर्क
इन रोटेशनल और एंगुलर मोशन। जी, रोल ऑफ टॉर्क, टॉर्क का वही काम है इन रोटेशनल मोशन एंगुलर मोशन में, सेम बराबर वही काम है जो फोर्स का काम है इन ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन। कहता है जो काम फोर्स करती है लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में, वही काम टॉर्क करता है एंगुलर या रोटेशनल मोशन में। जो काम फोर्स करती है लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम वही काम टॉर्क करता है एंगुलर या रोटेशनल मोशन में। एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस पर अमल करने वाली फोर्स होगी, लेकिन एक बॉडी रोटेट कर रहा है, टर्न कर रहा है, एंगुलर रोटेशनल मोशन, तो अब फोर्स कहलाएगी टॉर्क। फिर आगे लिखा 2 न्यूटन लॉ लिख रहा हूं मैं। अब मैं आपके सामने 2 न्यूटन्स लॉ लिख रहा हूं मैं। फोर्स एक्सप्रेस लीनियर एक्सेलरेशन, जब भी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर, और इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल m में। F हो गया फोर्स, A हो गया लीनियर एक्सेलरेशन। जब भी फोर्स लगाएंगे बॉडी पर तो पैदा होगा लीनियर एक्सेलरेशन A। इसी तरह से टॉर्क एक्सप्रेस एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क जब भी लगाएंगे तो बॉडी में पैदा कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर, टा इक्वल आई अल्फा, टा इक्वल आई अल्फा। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। टा आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ लीनियर मोशन के लिए, ये न्यूटन सेकंड लॉ एंगुलर मोशन के लिए। इसे प्रूफ कराऊंगा 5वें चैप्टर में। फोर्स एक्सप्रेस करता है लीनियर एक्सेलरेशन, जब भी F होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन A होगा, जब भी टॉर्क होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। जी बेटा आगे गौर करें। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में है या वो रोटेट करें यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या वो रोटेट करें यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा जीरो। याद है ना, एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आए। जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, जब एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, अल्फा जीरो। तो पिछले पेज पर फार्मूला बताया ना, टा इक्वल आई अल्फा, अल्फा जीरो, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई 10, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो टॉर्क भी जीरो। अहम तरीन ऑब्जेक्टिव, अगर बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी रोटेट करें यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जीरो, 10 टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो, टॉर्क भी जीरो। बार बार बेटा लेक्चर को सुने, बार बार सुने ताकि हर फार्मूला आपको याद हो, ऑब्जेक्टिव आपकी दुरुस्त हो। अब आ जाएं स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क। टॉर्क के स्पेशल केसेस बहुत से, लेकिन मैंने यहाँ फिलहाल 3 जो ऑब्जेक्टिव पेपर में आती हैं 3। टॉर्क का पहला केस, जी बेटा, इफ व्हेन फोर्स एंड मोमेंट आर, यहाँ मैग्नीट्यूड्स हैं, देखें F पर भी एरो नहीं लगाया, फोर्स की मैग्नीट्यूड, मोमेंट आर्म पर भी एरो, R पर एरो नहीं। जब F और मोमेंट आर्म दोनों क्या हों, पैरेलल, याद है ना पैरेलल में कितना एंगल होता है, थीटा जीरो। जब फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों हों पैरेलल सेम डायरेक्शन में, थीटा जीरो। टॉर्क की मैग्नीट्यूड है ना, टा इक्वल आर एफ साइन थीटा जीरो। कैलकुलेटर से साइन जीरो जीरो तो टॉर्क भी जीरो, टॉर्क की मैग्नीट्यूड जीरो। दूसरा केस, व्हेन फोर्स F एंड मोमेंट आर्म आर पैरेलल, आर एंटी पैरेलल, जब F और R दोनों एंटी पैरेलल में थीटा 180,
जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे, टा इक्वल टॉर्क की मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा, थीटा 180, साइन 180 0, 0 से मल्टीप्लाई हर चीज़ 0, टॉर्क की मैग्नीट्यूड 0। इसका मतलब है टॉर्क 0 होगा जब आर और एफ पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? तीसरा केस, व्हेन फोर्स एफ एंड मोमेंट आर, एफ और आर दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर, थीटा 90। जब आर और एफ आपस में एंगल बनाए 90, परपेंडिकुलर, थीटा 90, टॉर्क की मैग्नीट्यूड आर एफ साइन 90, साइन 90 1 मल्टीप्लाई आर एफ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आर एफ मैक्सिमम टॉर्क आर एफ। टॉर्क 0 कब होगा? जब आर और एफ पैरेलल हों या एंटी पैरेलल। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क आर एफ। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब आर और एफ परपेंडिकुलर। तो बेटा यहाँ मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ जी। 2 लेक्चर आपने सुने टॉर्क के। हर एक लाइन बोर्ड की ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट लॉन्ग, 2 लेक्चर बेटा। 1 घंटे से भी ज़्यादा इन दोनों लेक्चर को इकट्ठा करें तो टाइम बनता है। इतनी डिटेल से हर एक बात आपको बताई, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से मैंने पूरी की, हर एक नुक्ता आपको वजाहत करने की कोशिश की। अब बेटा आपने इसे याद करना है, हर एक लाइन को याद करें, लिखें, प्रैक्टिस करें। और एक बात और आपको बता दूं बेटा, पिछले पेपरों में मैंने देखा आप डायाग्राम पेंसिल से बना रहे हैं। बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इंटर लेवल में डायाग्राम ब्लू इंक के पेन से बनानी है। आपने डायाग्राम किससे बनानी है? अब नेक्स्ट याद रखें, बार बार नहीं कहा जाएगा ब्लू इंक के पेन से। मैं डायाग्राम गलत कर दूंगा अगर अब किसी ने डायाग्राम पेंसिल से बनाई, ब्लू इंक के पेन से। तो बेटा देखें, एक लेंथी टॉपिक यहाँ मुकम्मल हुआ। कोशिश की, आप भी कोशिश करें हर एक पॉइंट को बार बार याद रखने की, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बार बार बेटा लेक्चर याद करें, लिखें, प्रैक्टिस करें। इन 2 लेक्चर्स को मैंने नोट्स में लिखा, जिस ऑर्डर तरतीब से उसी ऑर्डर से आप लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लिखें। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपके बेटा तमाम तर कॉन्सेप्ट, आपके तमाम तर सवाल, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।